हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ मशीन लर्निंग। और आज हम देखने वाले हैं डेटा साइंस एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। पिछले वीडियो में हमने बेसिक मशीन लर्निंग और क्यों मशीन लर्निंग इम्पॉर्टेंट है इसी पे डिस्कशन किया था और देखा था हमने किस तरीके से एक छोटा सा ग्राफ बनाया था अपने मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके। बट आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम डेटा साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और डेटा साइंस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मशीन लर्निंग के लिए, क्योंकि हम जितने भी ऑपरेशंस हैं वो डेटा पे ही करने वाले हैं। तो इसके लिए जो डेटा को किस तरीके से देखना चाहिए, किस तरीके से उसको रीड करना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए हम पहले डेटा साइंस देखेंगे, फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक्स देखेंगे। अब इम्पॉर्टेंस क्यों है विजुअलाइजेशन की, इसके लिए भी हम थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स होता है बेसिकली उसमें मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है उसको विजुअलाइज़ करने की, हमें क्या ज़रूरत है उस डेटा से ग्राफ बनाने की, जब हम ऑलरेडी उस पर उसका मीन देख सकते हैं, मीडियन देख सकते हैं, मोड देख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो ये स्टैटिस्टिक्स होते हैं, मीन, मीडियन, मोड या अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे बहुत सारी जो भी ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे काफ़ी हद तक मिसलीडिंग हो जाते हैं। मिसलीडिंग कैसे हो जाते हैं, जैसे कि अगर कभी हमारे पास जो डेटा है वो प्रॉपर डेटा नहीं है, हमने डायरेक्टली उसका मीन, मीडियन, मोड निकाल लिया या कुछ भी ऑपरेशन किया, तो हमारा जो डेटा है वो डेफिनेटली गलत था, तो हमें गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, जो हमारा डेटा विजुअलाइजेशन होता है, हम उससे स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि जो विजुअल ट्रेंड्स हैं या कोई भी अगर एनोमली है तो हम उसको भी देख सकते हैं। बेसिकली हम जो भी ट्रेंड्स हैं डेटा में, ट्रेंड्स का मतलब जैसे कि अगर कोई भी रेटिंग्स है, रेटिंग्स ऊपर जा रही हैं तो हमें विजुअली दिख रहा है, और अगर वो नीचे जा रही हैं तो हमें विजुअली दिख रहा है, जो किसी और को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ईजी है और ख़ुद भी हम उससे काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो इसीलिए डेटा विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे पास एक ये डेटा सेट है, आप देख सकते हो कि डेटा सेट बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है पहली बार देखने में। आप इसका क्या क्या करोगे, आप इसका मीन निकालोगे, मोड निकालोगे या स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे, इसका क्या करोगे, आपको कुछ नहीं आता पता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एज व्यूअर या एज अ यूज़र आप इस डेटा को विजुअलाइज करके देखोगे कि ये डेटा करना क्या चाहता है या डेटा ये बता क्या रहा है। क्या इसमें कोई ट्रेंड है, क्या ये जो चीज़ है ये कभी रिड्यूस हो रही है, कभी ऊपर जा रही है, फिर रिड्यूस हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, एक्स में क्या वैल्यूज़ हैं, वाई में क्या वैल्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अब डेटा विजुअलाइजेशन तो डेटा साइंस का पार्ट है, तो उसके लिए हमें डेटा के बारे में भी पता होना चाहिए कि हम उसको विजुअलाइज करके हम करेंगे क्या। तो उसमें हम दो चीज़ें करते हैं, एक का नाम होता है एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, एक का नाम होता है एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस। तो जो एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बेसिकली डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने का मतलब हो जाता है सर्च करना या उसकी इनसाइट्स देखना। इनसाइट्स मतलब कुछ नहीं, बेसिकली कि वो डेटा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये देखना को इनसाइट्स देखना कहते हैं। तो ये जो विजुअलाइजेशन होता है ये ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा परफेक्ट हो या इसमें कलर कोडिंग एकदम सही हो, सब कुछ सही हो। हम सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम उससे देखना चाह रहे हैं कि ये ट्रेंड क्या है। इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कलर्स का कुछ भी नहीं है, बस बेसिकली हम ही अपने डेटा को देख रहे हैं, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम उसको जानना चाह रहे हैं। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं उस डेटा को, तो एक्सप्लेन करने के लिए डेफिनेटली उसमें कलर्स होने चाहिए, उसमें अच्छी कलर एनकोडिंग होनी चाहिए, और हमारा जो भी मैसेज है उस डेटा के साथ जो हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम दिखा रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है उसकी रेटिंग्स ऊपर जा रही हैं और एक प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग्स नीचे जा रही है और हमें एक ही ग्राफ में करना है, तो हम उसका अलग अलग कलर से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसकी जो इंडेक्सिंग है वो सही करेंगे ताकि हमारा जो डेटा है वो कोई भी गलत मैसेज ना कन्वे करे और विजुअली भी वो अच्छा दिखे। अब डेटा एनालिसिस करने के लिए भी पांच चीज़ें होती हैं, मतलब 5 प्रोसेस होते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा, क्लीनिंग ऑफ डेटा, एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और शेयरिंग ऑफ डेटा। इनमें से एक्सट्रैक्टिंग ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास डेटा है किसी वेबसाइट के फॉर्म में, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए आप एक्सेल का यूज़ करते हैं, तो हमें उस डेटा को एक्सेल पे लेके आना है, तो हमें उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस चीज़ को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। अब क्लीनिंग ऑफ डेटा, क्लीनिंग ऑफ डेटा ज़रूरी क्यों है, जैसे कि आपने कोई भी डेटा लिया, उसमें कुछ हो सकता है
सपोज़ आपकी एक रेंज है कि 0 से 100 तक की रेटिंग होनी चाहिए, तो कुछ लोगों ने रेटिंग नहीं दी है प्रोडक्ट की, तो आप उसको क्या ले लोगे, आप उसको 0 नहीं ले सकते क्योंकि वो मिसलीडिंग हो जाएगा। तो आपको या तो उस पूरी लाइन को हटाना पड़ेगा या आपको उसको एवरेज से रिप्लेस करना पड़ेगा। एक्सप्लोर करना मतलब उसके ग्राफ्स बनाना, उसको विजुअली देखना। एनालाइज करने का मतलब कि उसको देखना ट्रेंड्स क्या हैं उसमें, और आखिर में उसको शेयर करना जिससे हम किसी को एक्सप्लेन कर सकें। तो ये 5 प्रोसेस होते हैं। और जब हम मशीन लर्निंग का अपना पहला मॉडल देखेंगे तो हम ऐसे ही शुरू करेंगे, मतलब हम अपना डेटा लेंगे, पहले हम उसको क्लीन करेंगे, फिर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर टेस्ट ट्रेन करके उसको शेयर करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप डेटा को लेकर के कुछ भी काम करते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा, मतलब डेटा को भी हम अब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। सो जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, हम मतलब इंस्टेड हम उस इमेज को देखने की बजाय हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा जो होता है उसकी कभी भी कोई नंबर नहीं होता, जैसे कि या तो कोई चीज़ अच्छी है या चीज़ बुरी है, उसका कोई नंबर नहीं है। कैटेगरी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये रिव्यू अच्छा है, ये रिव्यू बुरा है, ये कैटेगरी है। तो इसको हम देते हैं क्वालिटेटिव डेटा में। यहाँ पे लिखा भी है नॉन न्यूमेरिक टाइप्स। नॉमिनल डेटा जो होता है, मतलब अब क्वालिटेटिव के भी अंदर 2 तरह का डेटा होता है। एक होता है नॉमिनल डेटा जिसमें किसी भी तरीके का कुछ ऑर्डर नहीं है, जैसे कि हम देख लें अगर मूवीज़ देखी जाए तो एक्शन मूवीज़ होती हैं, हॉरर मूवीज़ होती है, कॉमेडी मूवीज़ होती हैं। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि हॉरर मूवी ज़्यादा अच्छी होती है या कॉमेडी मूवी ज़्यादा अच्छी होती है, एक्शन मूवी ज़्यादा अच्छी होती है, कोई ऑर्डर नहीं है। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगराइजेशन है। बट ऑर्डिनल डेटा जो होता है उसमें रैंकिंग होती है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या A, B, C जो ग्रेड्स होते हैं, इनमें एक तरीके की रेटिंग है कि A सबसे अच्छा है, जो फर्स्ट पोजीशन में आया है वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारा ऑर्डिनल डेटा होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ भी हैं और बेसिकली हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, बट नंबर नहीं है। ABC ग्रेड है, नंबर नहीं है। आई रिपीट, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है वो भी कैटेगरी है, नंबर नहीं है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले डेटा पे, क्वांटिटेटिव या जो न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं। तो क्वांटिटेटिव किस तरीके का होता है, या तो उसमें इंटरवल्स हो सकते हैं। इंटरवल्स कैसे, जैसे कि ईयर का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसमें लिखा है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस आर मीनिंगफुल, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो उस डेटा पे परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2006 और 2000, तो इसमें हमारे पास एक इंटरवल है 6 साल का, जो हमने कैसे निकाला, 2006 माइनस 2000 करके हमने उसका डिफरेंस निकाला 6 साल। जो रेशियो डेटा होता है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर ज़्यादा ऑपरेट करता है, जैसे कि टेम्परेचर। अब एक छोटी सी चीज़ है, अगर कोई चीज़ ठंडी है, जैसे कि अगर हम ऑन द स्केल ऑफ सेल्सियस देखें, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जमती है और 100 पे वाटर बॉयल होता है। बट ये किस स्टैंडर्ड पे सेट है, मतलब हमारे पास कोई पहले से डेफिनेशन नहीं थी कि 0 डिग्री सेल्सियस हम किसको बोलेंगे, ये हमने खुद ने डिफ़ाइन किया, हमने एक रेशियो स्पेसिफाई किया। तो उस कारण से हम एक टेम्परेचर स्केल यूज़ करते हैं। मतलब इससे पहले तक इसका कुछ ज़्यादा यूजेज नहीं था रेशियो डेटा का, बट इट इज़ बहुत ही सेंसफुल डेटा होता है ये, मगर एक ना एक स्केल की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर देख रहे हैं तो टेम्परेचर 0 से अगर शुरू हो रहा है तो 0 का होना बहुत ज़रूरी है। हम सीधा ये नहीं कह सकते कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता तो कभी वो नहीं होता 100 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है इसमें। अब जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा है उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, नहीं सॉरी, अब हम ओवरऑल डेटा को देख सकते हैं कि वो 2 तरीके का होता है। एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक वैल्यूज़, जैसे कि स्पेसिफिक वैल्यूज़ जैसे कि साल है ना, साल 2012 के बाद 2013 आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि 2012.5 आया, नहीं, फिर 2020 चला, 2021 आया, अब इसके बाद 2022 आएगा, 2021.1 नहीं आएगा। तो ये हमारा डिस्क्रीट डेटा है। वहीं पे अगर हम कंटिन्यूस डेटा को देखें तो कंटिन्यूस डेटा जो होता है उसमें मतलब एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस है तो उसके बाद 1.1 आएगा, 1.2, 1.3, 1.4, कोई भी इंटरवल्स नहीं है बीच में, वो एक कंटिन्यूस लाइन में चल रहा है। स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो अभी के लिए एक छोटा सा ग्राफ है ये, जिसको समझना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा डिस्क्रीट डेटा है और इंटरवल है, तो हमारे पास ईयर होता है। हमारे पास अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं इंटीजर्स में, इंटीजर्स का मतलब होता है 1 2 3 4 डेसिमल्स जिसमें इंक्लूडेड ना हो। तो अगर हम रेशियो देखें और हमें डिस्क्रीट वैल्यू चाहिए हो, तो हमारे पास जैसे कि वर्ड काउंट, अब हमने जैसे कि मैंने इस वर्ड फाइल को लिखा है, तो इसमें 2046 वर्ड है। अगर मैं इसमें कोई वर्ड ऐड करूँगा तो सीधा सीधा एक वर्ड ऐड होगा, है ना, 0.5 पॉइंट कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो इसीलिए वो एक डिस्क्रीट है, बट वो भी एक रेशियो है, क्योंकि कभी ना कभी वो ज़ीरो था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर वो बढ़ा। तो किसके रेशियो में बढ़ा? वो हमेशा ज़ीरो के रेशियो में बढ़ा। हमारे पास कंटिन्यूस में होता है टेम्परेचर और वेट होता है रेशियो में, क्योंकि वेट भी कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हमारे पास ज़ीरो वेट था, फिर वो वेट बढ़ा, तो इस कारण से हमने इसको कंटिन्यूस रेशियो के फॉर्म में लिया है। अब हम क्योंकि ग्राफ्स बनाने वाले हैं, तो ग्राफ्स को लेकर के भी थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेना चाहिए। तो जो ग्राफ्स होते हैं उनमें कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिनको कहा जाता है विजुअल एनकोडिंग्स। एनकोडिंग का मतलब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना, कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, कौन सा कलर यूज़ किया गया है, शेप क्या है ग्राफ का, टेक्सचर क्या है, और बहुत सारी चीज़ें। तो जो हमारा ये पहला ग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं कि, है ना, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो हमारे पास ब्लश है, गेट्स है, फोर्ड है, ये कार्स के टाइप हैं। तो बेसिकली इसमें जो कलर है वो कुछ समझा नहीं रहा, हमारे पास कुछ है नहीं, देखो बस सुंदर दिख रहा है और कुछ काम नहीं है कलर्स का। तो इस ग्राफ में कलर्स आर यूजलेस। तो अगर हम इसको समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अरे यार ये पर्पल बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छुप रही हैं। तो हम इस तरीके से ना देखने के लिए ही हम इसको एक सेम कलर का ग्राफ बना देंगे, जिसमें सब या तो ब्लू हो या तो ग्रीन हो या कोई भी एक कलर हो, जिससे हम किसी भी डेटा के प्रति बायस ना हो। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट है, इसको स्कैटर प्लॉट कहते हैं। तो स्कैटर प्लॉट क्या कर रहा है, दो अलग अलग कैटेगरी के डेटा को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि ये जो पर्पल है वो एक तरीके का डेटा है, जो ब्लू है वो एक तरीके का डेटा है। तो हमें दिख रहा है कि अलग अलग डेटा, ये बहुत ही अच्छी रिप्रेजेंटेशन है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए इसको फॉलो करने की। वहीं पे अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि दोनों का परसेंटेज 28 है, बट साइज़ में डिफरेंस है। इन्हें पाई चार्ट्स कहते हैं या डोनट चार्ट्स कहते हैं। तो अब ये रिप्रेजेंटेशन बहुत अलग अलग है, आप देख सकते हो एक का एरिया कितना ज़्यादा है, एक का एरिया कितना कम है, बट दोनों के दोनों 28 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसीलिए कभी भी जो इस तरीके के पाई चार्ट्स होते हैं आधे अधूरे, ये कभी भी रेकमेंडेड नहीं होते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये हमेशा मिसलीडिंग हो सकते हैं। अगर आपने किसी का भी साइज़ या विड्थ चेंज कर दिया तो ये बहुत ही मिसलीडिंग हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक भी बेसिकली यही है, चार्ट जंक कहते हैं उसको। चार्ट जंक का मतलब होता है जैसे कि हमने कोई भी ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में हमने बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें डाल दी। जैसे कि हमने ग्रिड लाइंस जो थी हमने बहुत हैवी बना दी, हमारा ग्राफ ही नहीं दिख रहा है, हमारे उसके बीच की लाइंस दिख रही हैं बस। हमने अननेसेसरी टेक्स्ट डाल के रखा है बीच में, हमारे ग्राफ के बीच में ही टेक्स्ट दिख रहा है। पिक्चर्स हैं जो हमारे ग्राफ को छुपा रही हैं। शैडोज़ हैं जो हमारे ग्राफ को मिसलीड कर रही हैं, जैसे कि किसी की शैडो ज़्यादा है, किसी की शैडो कम है। ऑर्नामेंटल चार्ट एक्सिस है। ऑर्नामेंटल चार्ट एक्सिस मतलब जैसे कि एक्स और वाई के सामने हमने यहाँ पे एरो बनाया, या हमने एरो की जगह पे हमने कुछ बहुत ही फैंसी सी चीज़ यूज़ कर ली, जिसके कारण से वो उस टाइम तो अच्छा दिख रहा है बट वो हमारे स्टैंडर्ड्स को गिरा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं याद रखने के लिए। अब इतने सारे डिस्कशन के बाद एक और हमारा पहला मैथमेटिकल चीज़ भी है, ये हम पहली बार कुछ मैथमेटिकल पढ़ने वाले हैं। तो इसका नाम है डिज़ाइन इंटीग्रिटी नोट्स। अब क्योंकि कोई भी चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसकी इंटीग्रिटी को बचा के रखना पड़ेगा। इंटीग्रिटी मतलब जो डेटा हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो उसी तरीके से रिप्रेजेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आउट ऑफ 100 एक स्केल लिया और हमने दूसरी जगह पे आउट ऑफ 50 का स्केल लेकर के आजू बाजू रख दिया, तो डेफिनेटली ये एक गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। बहुत ही अगर मैं हवा में बात करता हुआ देख रहा हूँ आपको, तो बस 2 मिनट रुक जाइए, हम इसके ऊपर भी विजुअली देखेंगे कि क्या होता है। और तो अभी लाइनेस फैक्टर एक होता है, लाई फैक्टर। तो लाई फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है कि
विजुअल में जो चेंज है डिवाइडेड बाय कि विजुअल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और डेटा कहाँ से चालू हो रहा है, डेटा का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय डेटा। अगर मैं फॉर्मूला आपको पढ़ के बताऊं तो लाई फैक्टर इज इक्वल्स टू डेल विजुअल डिवाइडेड बाय स्टार्ट विजुअल अपॉन डेल विजुअल डिवाइडेड बाय स्टार्ट डेटा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है और यहाँ पे मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से डेटा लाई कर रहा है। आपने ये ग्राफ हो सकता है पहले भी कहीं देखा हो, बट मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी हेडिंग है द श्रिंकिंग फैमिली डॉक्टर इन कैलिफोर्निया। 1964 में 27% था, 1975 में 16% था और 1990 में 12% था। अब हम इसको गलत क्यों कह रहे हैं? हम गलत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 27% के आगे कुछ डेटा नहीं है, 12% के नीचे कुछ डेटा नहीं है। ये ग्राफ एकदम बीच में डेटा है, कुछ स्केल नहीं दिया गया है हमें इसके लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि 1964 से 1975 कितने ईयर्स का डिफरेंस है, प्रॉबेबली 11 ईयर्स का डिफरेंस है। बट वहीं पे अगर हम 1975 से लेकर के 1990 तक देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस भी गलत दिया हुआ है और ये मिसलीडिंग है। अब आप देख सकते हैं कि पहली जो इमेज है मतलब 1:2247, ये इतनी बड़ी इमेज है। उसके बाद 1:3167 है, उसके बाद 1:4232 है। तो ये कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास डेटा दिया हुआ है कि जो सबसे लंबी पिक्चर है, मतलब ये 1964 वाला जो डॉक्टर है उसका साइज़ है 79,000 पिक्सल्स में, और जो सबसे छोटी इमेज है 1990 वाली उसका साइज़ है 16,500। और परसेंटेज चेंज कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले 27% था, अब 12% है। तो हमने क्या करा, दोनों का डिफरेंस निकाला और डिवाइड किया, और उसके बाद हमने नीचे क्या किया, जो हमारा डेटा था 27% और 12% का डिफरेंस निकाल के उसको भी हमने 12 से डिवाइड किया, जिससे हमें आउटपुट मिला 3.3। मतलब ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये हमें अप्रॉक्सीमेटली 30% ये हमें गुमराह कर रहा है डेटा। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो जाती है जब हम किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोफेशनल जगह पे काम करेंगे, कि हमें ये नहीं करना है, हमें एक सही स्टैंडर्ड फॉलो करना है। और जो मैं आपको बता रहा था कि डेटा के लाइज, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं इसके लिंक पर। ओके, तो किस तरीके से विजुअलाइजेशन में लाइज छुपे होते हैं और उनको स्पॉट कैसे करना होता है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक बार पढ़ लें। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो 15 तक जा रहा है। तो हमने यहाँ से 10 से चालू कर दिया सीधा अपना डेटा, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखिए 10 कितना छोटा दिख रहा है, बट 10 एक्चुअली में इतना छोटा होता है क्या? नहीं ना। अगर हम 1 यूनिट देख रहे हैं तो 10 बहुत नीचे जाना चाहिए। अब ये डेफिनेटली लायर है, द वैल्यू ऑफ एक्सिस स्टार्ट्स एट 10। अब यहीं पे अगर हम इसको सही देखें तो देखो 10 की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी ज़्यादा दिख रही है, अगर हम 0 से देखना चाहें तो ये एक सही विजुअलाइजेशन है। अब आप देख सकते हैं इस डेटा में जो ये वाली लाइन है जो डॉटेड नहीं है, ये लाइन जो आप अगर मेरे माउस को फॉलो करेंगे तो इसका स्केल है 10, 8, 6, 4, 2, 0। वहीं पे अगर हम दूसरी ग्राफ में देखें तो आप देखेंगे कि ये चालू ही 10 से हो रहा है, 10.1, 10.2, 10.3 से लेकर के 10.7 तक। ये कितना गलत, कितना ही मिसलीडिंग है। देखो मतलब ये भी 0 से चालू होना चाहिए था और ये 10 तक जाना चाहिए था, या 11 इधर पे भी जाता, इधर पे भी 11 जाता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारा जो विजुअल लाइज छुपे होते हैं डेटा में, ये पहचानने का तरीका होता है। और जब हम देखते हैं कोविड-19 के स्टैटिस्टिक्स, अगर आपने फॉलो करे होंगे न्यूज़ में, तो कई सारे न्यूज़ चैनल ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही वियर्ड डेटा दिखाया था, बहुत ही अजीब अजीब ग्राफ्स थे। तो आपको ये चीज़ पहचानते आना चाहिए। अगर आपको डेटा साइंस बनती है तो बहुत अच्छा है, नहीं बनती है तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए डेटा विजुअलाइजेशन तो है, मगर किस तरीके से उसमें कलर अच्छा हो सकता है और कलर बुरा हो सकता है।
अब क्योंकि हमें तो डेटा पर काम करना है, हमें डेटा को सुंदर दिखाने से अभी के लिए मतलब नहीं है। जब हम मशीन लर्निंग के मॉडल बनाएंगे तो हमें ब्लैक एंड वाइट डेटा से ही, ब्लैक एंड वाइट ग्राफ से स्टार्ट करना चाहिए और बहुत ही लो इंटेंसिटी के कलर्स उसमें ऐड करने चाहिए। मतलब ऐसा रेनबो टाइप का नहीं दिखना चाहिए वो, क्योंकि डेफिनेटली हो सकता है कि जब आप अपने बॉस को जाके प्रेजेंट करो वो, तो आपके बॉस बोले कि दिख तो अच्छा रहा है बट उसको समझ ही ना है कि हो क्या रहा है। तो इसीलिए हम ब्लैक एंड वाइट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेटा का महत्व है, डेटा कैसा दिख रहा है इसका महत्व नहीं है। कलर्स कम्युनिकेशन के लिए अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है वो ये हो जाता है कि जो कलर ब्लाइंड पीपल हैं उनको ज़्यादातर रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखते हैं। तो ये जो हमारा पास एक ब्लॉग है, ब्लॉग की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर रहेगी, तो आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, किस तरीके से आप अच्छे कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, अच्छे प्रैक्टिसेस का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि डेटा किस तरीके से एक अच्छा डेटा होता है और किस तरीके से एक ख़राब डेटा होता है। तो एक अच्छा डेटा किस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो, अगर उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो एक अच्छा डेटा है, नहीं तो आपको उसमें क्लीनिंग करनी पड़ेगी डेटा की। जैसे कि ईच वेरिएबल हैज़ अ कॉलम। अब देखिए यहाँ पे पेशेंट आईडी का सिर्फ एक कॉलम है, नेम का एक कॉलम है, एज का एक कॉलम है। उसी तरीके से ट्रीटमेंट्स में भी एक ही कॉलम है हर एक चीज़ का। तो ये अच्छी प्रॉपर्टी है, पहला सेटिस्फाई करता है। ईच ऑब्जर्वेशन इज़ अ रो, जैसे कि पेशेंट 1 आया, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, ये डेटा भी एक ही रो में रखा गया, मल्टीपल रोज ऐड नहीं करी गई। पेशेंट 1 का डेटा ट्रीटमेंट्स में भी एक ही रो में रखा गया। एक और गुड प्रैक्टिस, ईच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज यूनिट इज अ टेबल। तो पेशेंट्स का एक टेबल है, ट्रीटमेंट्स का एक टेबल है। ऐसा नहीं करा गया कि एक ही टेबल में सब चीज़ रख दी गई, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ ट्रीटमेंट किसी का भी ना हुआ हो, सिर्फ पेशेंट ने रजिस्टर करवाया हो। तो ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है अगर हम देखें स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। तो ये एक टाइडी डेटा है। अगर आपको डेटा इस तरीके से नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप उसको इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करेंगे। हम जब डेटा क्लीन करेंगे तब हम ये भी सीखेंगे कि हम किस तरीके से उसको अच्छा कर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे हमारे विजुअलाइजेशन में, और आज के वीडियो में हम देखेंगे बार चार्ट्स, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो हम बार चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बार चार्ट्स क्या होते हैं, बार जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उन्हें बार चार्ट्स कहा जाता है। और इसके लिए हम सबसे पहले अपने गिटहब, आप इस पूरी जो मैं आपको कोड दिखाऊंगा वो आपको इस लिंक पे अवेलेबल होगा, ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होगी। और हम इसको देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको रन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने VS कोड पर। ओके, हेलो एवरीवन, हम विजुअलाइजेशन के अपने नोटबुक पे आ चुके हैं। तो हम विजुअलाइजेशन मतलब पूरा यहाँ पे सब कुछ सेटअप रेडी है। तो हम अपनी पहली कमांड रन करेंगे, जिसमें हमने क्या चीज़ें करी हैं। हमने numpy इंपोर्ट करा है, हमने pandas इंपोर्ट करा है। pandas बेसिकली हमारे डेटा को डेटा फ्रेम बनाएगा। और हमारे पास है matplotlib और हमारे पास है cbon। और हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन का यूज़ करा है %matplotlib.inline। इससे क्या होगा, जो हमारा डेटा आउटपुट में ग्राफ जनरेट होगा वो हमें इसी सेल के नीचे दिखता जाएगा। हमें स्पेसिफिकली कहीं जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट सेल पे, जिसका नाम है sb.set। आपको याद होगा हमने पिछले उसमें cbon को SNS लिया था, हमने यहाँ पे उसको sb से रिप्रेजेंट किया है। देखिए cbon एज sb। तो हमने क्या कर दिया, हमने सेट कर दिया। ये कमांड सिर्फ एक बार चलाने की ज़रूरत है। और अब हमारे पास है डेटा pokemon.csv। आप सबने पोकेमॉन तो देखा ही होगा, और मैं आपको दिखा देता हूँ। फोल्डर है डेटा, उसके अंदर है pokemon.csv। बेसिकली इसमें सारे पोकेमॉन्स की आईडी है, स्पीशीज़ है, जनरेशन आईडी है, हाइट है, टाइप्स हैं, किस तरीके का अटैक करते हैं, किस तरीके का डिफेंस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। अगर आपने पोकेमॉन देखा है बचपन में तो देखो बल्बासोरस है। बल्बासोरस की हाइट कितनी है, बल्बासोरस की हाइट है 7। बल्बासोरस का वेट है 6.9। बल्बासोर का बेस एक्सपीरियंस है 64। वो एक ग्रास टाइप का पोकेमॉन होता है, और पॉइजन भी उसका एक टाइप है। अब उसके अटैक की कितनी पावर है, डिफेंस की कितनी पावर है, स्पेशल अटैक की कितनी पावर है, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। अगर आप इस डेटा को ही बस देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगी आपको देखने में कि कितने पोकेमॉन्स हैं हमारे पास। ऑल इन ऑल हम नीचे चलते हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा 808 मतलब 807 तक है। और हम अब क्या करेंगे, हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम एक लाइन का यूज़ करेंगे
pd.read.csv। आप देखेंगे कि ये CSV है। CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। आप देखोगे तो इसमें आपको कहीं पे भी लाइन नहीं दिखेगी, है ना, जैसे एक्सेल पे दिखती है लाइंस, आपको यहाँ पे सिर्फ कॉमास दिखेंगे, तो इसीलिए इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ कहा जाता है, CSV। तो हमने अपने PD मतलब अपने पांडास से क्या बोला कि एक रीड एक CSV फाइल है, उसको रीड करो, और फिर हमने उसकी लोकेशन दे दी कि डेटा हमारा फोल्डर है और pokemon.csv हमारा फाइल का नाम है, और उसको किस में स्टोर करना है, पोकेमॉन में। और फिर हमने पोकेमॉन को प्रिंट कर दिया। हम इसको भी रन कर लेते हैं, तो अब आप देखेंगे कि हमारा सारा का सारा डेटा एक डेटा फ्रेम में आ चुका है जिसका नाम है पोकेमॉन। तो अब मैं जब भी पोकेमॉन को कॉल करूँगा मेरे पास सबका डेटा होगा हमारे। हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं कि देखो 807 रोज़ हैं, 14 कॉलम है, और हम एक और डेटा को ही देखने के लिए करेंगे pokemon.shape। शेप इसका कितना है 807,14। तो 807,14 हमारा ये है। और जो कमांड होती है pokemon.head, अब हम हेड को बस चलाते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पे हेड है, तो हमने फर्स्ट 5 डेटा बस देख रहे हैं यहाँ पे। अगर हमें चाहिए फर्स्ट 10 डेटा देखना है तो हम यहाँ पे 10 कर देंगे, तो हमारे पास 10 डेटा आ जाएगा। अब एक और कमांड होती है हमारे पास जिसका नाम है टेल। तो टेल क्या करता है, आखिरी से 10 हमें शो कर देगा। देखो जैसे कि हम यहाँ पे रन करेंगे तो 807 से लेकर के 798 तक जो आखिरी के 10 है वो रिप्रेजेंट हो जाएंगे हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने अगले पे। तो अब हमें किस तरीके का डेटा चाहिए, हम इसको पहले हेड ही कर लेते हैं क्योंकि ये सीधा का सीधा हमारे गिटहब पे भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम क्या करें, हम सबसे पहले जनरेशन आईडी के हिसाब से अपने डेटा को छांट लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बोला अपने सीबॉर्न से कि एक काउंट प्लॉट बनाना है। काउंट प्लॉट कुछ नहीं करता, काउंट प्लॉट एक बार ग्राफ बनाता है। काउंट प्लॉट सीबॉर्न में एक बार ग्राफ को काउंट प्लॉट कहते हैं। हमने फिर स्पेसिफाई करा कि हमें क्या है, डेटा जो है हमारा पोकेमॉन है, और हमें जो मतलब एक्स है, बेसिकली एक्स एक्सिस पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइप 1। टाइप 1 क्या है, ग्रास टाइप, मतलब है ना, ग्रास टाइप, फायर टाइप, किस टाइप का पोकेमॉन है, बग है, फ्लाइंग है, पॉइजन है। तो हम इसको रन करते हैं, हम पहले टाइप 1 ही देख लेते हैं। ओके, 1 मिनट लगेगा क्योंकि बहुत सारा डेटा था, बट आप देख सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम इसको एक नई टैब पे देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ग्रास है, फायर है, वाटर है, क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इसको देखने के लिए हमें करने की क्या ज़रूरत है, हम इसको एक और वेरिएबल यूज़ करेंगे ax, और उसके बाद हम जो xtix लेबल है उसको हम रोटेट कर देंगे 50 डिग्रीज पर। इसकी पूरी कमांड मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ax.set x लेबल xtick लेबल्स ब्रैकेट के अंदर ax.get_xtick लेबल, और उसके बाद हमें फंक्शन प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमें रोटेशन इज इक्वल्स टू 50 देनी है, और सबके सामने हमने सेमीकोलन लगाया है ताकि वार्निंग सप्रेस हो जाए। अगर हम वार्निंग सप्रेस नहीं करते हैं तो किस तरीके का डेटा प्रिंट होगा आप वो भी देख लो। देखो एक ये लाइन यहाँ पे आई, उसके बाद हमारे पास आउटपुट आया। अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें तो ये हमारी वार्निंग सप्रेस हो जाएगी। ओके, रन हो गया। तो अब क्या होगा कि ये जितने भी नेम्स हैं नीचे के, ये 50 डिग्री पर रोटेट हो जाएंगे। हम इसको रन करके देख लेते हैं। आप देख रहे हो अब यहाँ पे कितने इजीली हम डेटा को देख पा रहे हैं। हम फिर से इसको भी देख लेते हैं। देखो कितना इजी डेटा समझ में आ रहा है कि ग्रास टाइप है, फायर टाइप है, वाटर टाइप है, बग टाइप है, आइस टाइप है, फ्लाइंग टाइप है। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम टाइप्स के हिसाब से देखते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास टाइप 1 था, हमारे पास टाइप 2 था, हमारे पास HP थी, अटैक था, ये सब बेसिकली वही हैं। तो हम एक काम करते हैं, जनरेशन आईडी के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, अब हमने y एक्सिस पे स्पेसिफाई किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे x एक्सिस पे डेटा है ना। x एक्सिस जो होती है ये वाली एक्सिस होती है अगर आप माउस को फॉलो करेंगे तो, और जो हमारी y एक्सिस होती है वो ये होती है जहाँ पे अभी काउंट है। तो हमने क्या किया कि भैया तुम एक काम करो, तुम इसको y एक्सिस पे भेज दो और x एक्सिस पे वैल्यूज़ रख देना। ये देखिए ये भी अच्छा दिख रहा है ग्राफ देखने के हिसाब से तो, बट मिसलीडिंग है कि नहीं है। अब आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ये ग्राफ बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, हाईलाइटेड दिखेगा। वहीं पे ऊपर के जो ये ज़्यादा वैल्यूज़ हैं ये वाली छुप रही हैं कहीं ना कहीं देखने पर, फर्स्ट नज़र में तो छुप रही हैं। अब आप डेफिनेटली अगर आप अच्छे से देखेंगे डेटा को तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, बट मिसलीडिंग डेटा कहा जा सकता है इसको अभी भी।
अब हम क्या करते हैं, हम जनरेशन आईडी देख लेते हैं। जनरेशन आईडी ये रही हमारी, जो मैं शुरू से जनरेशन आईडी दिखाना चाह रहा था आपको। तो अब हम जनरेशन आईडी को रन कर लेते हैं कि एक्स पे क्या करो, तुम जनरेशन आईडी प्रिंट कर दो, हम अपने सी बॉन्ड से कह रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो पीछे एकदम हल्की हल्की सी लाइंस है, सी बॉन्ड से ये ग्राफ की लाइन सेट हुई है। प्लॉट्स पे देखते हैं, ये जो लाइन है वन ऐसी वाली। अब हम देख सकते हैं कि जनरेशन आईडी हमारे पास टोटल 7 थी और काउंट मैक्स टू मैक्स जा रहा है इसका 160 के अंदर ही है। बट स्टिल अगर मेरे को इसको देखना हो कि कौन सा ऑर्डर पहले है कौन सा ऑर्डर बाद में है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके जनरेशन का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो जनरेशन ऑर्डर के लिए एक हम पाइथन का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, pokemon.generationid यूज़ करेंगे। अगर मैं सिर्फ आपको इतनी सी चीज़ रन करके दिखाऊँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक नया सेल को ऐड करता हूँ ऊपर, सॉरी एक नया सेल को इसके ऊपर ऐड करना है, इसके ऊपर, यस। तो अब मैं सिर्फ, सॉरी मैं इसको नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए हमारा ये, एक कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ। अगेन वही चीज़ हुई कॉपी, कोई बात नहीं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करा मैंने और यहाँ पे आकर कंट्रोल वी किया। अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, देखो हमारे पास सब की जनरेशन आईडी आ गई। मतलब 0 वाले की जनरेशन आईडी 1 थी, 806 वाले की जनरेशन आईडी 7 थी। अब मैं इसको डाल दूंगा, सिर्फ क्या करना हो, वैल्यूज़ काउंट करो, डॉट वैल्यू काउंट अपने आप लिखा हुआ आ गया और एक फंक्शन का सिंबल दे दूंगा क्योंकि ये एक फंक्शन होता है। अब आप देखोगे तो क्या होगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा 1 सेकेंड के अंदर। जस्ट अ मिनट, देखो इसने क्या किया, इसने उन सबको जाकर के काउंट किया कि 1 वाले कितने हैं। तो 1 वाले 151 है, 5 वाले 156 हैं, 3 वाले जो थे वो 135 थे और 4 वाले 107 थे और जो 2 वाले हैं वो 100 हैं बस। और 7th जनरेशन के तो सिर्फ 86 हैं और 6th जनरेशन के और कम, मतलब 72 हैं। इसने हमें ये चीज़ तो असेंडिंग ऑर्डर में दे दी है ना, कि सबसे छोटा वाला सबसे नीचे से ऊपर तक जा रहा है। बट हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज़ तो इंडेक्स में रिटर्न करनी है ना, कि जो हमारा 5 है वो रिटर्न होना चाहिए इंडेक्स में और 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ कर लेंगे डॉट इंडेक्स के साथ। डॉट इंडेक्स क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा हमें, मतलब 1 इंडेक्स के हिसाब से हमारे पास अब आउटपुट आएगा कि 1 की कितनी वैल्यूज़ है, 2 की कितनी वैल्यूज़ है, 3 की कितनी वैल्यूज़ है, 4 की कितनी वैल्यूज़ है। इसको रन करके देखते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है कि 5 वाले की सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ है, 1 की, फिर है 3 है, फिर है 4 है, फिर है 2 है, फिर है 7 है। सेम यहीं पे ये भी चीज़ हो रही है। इसको बस मैंने प्रिंट कर दिया जनरेशन ऑर्डर से। और अब हमने जो अपना काउंट प्लॉट बनाया है उसमें एक और चीज़ स्पेसिफाई करी है, ऑर्डर। ऑर्डर हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि जनरेशन ऑर्डर जो यहाँ पे वैल्यू हमें मिली इस हिसाब से होना चाहिए। अब हम इसको रन करेंगे तो देख सकते हो आप कि ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है कि जो हमारी 5th जनरेशन थी उसमें सबसे ज़्यादा थे और 6th जनरेशन में सबसे कम थे। तो हमने ये चीज़ कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम एक कलर पैलेट डिज़ाइन कर लेते हैं। जस्ट वीडियो एंड होने वाला है तो अभी के लिए आप बस कलर पैलेट देख लो क्या होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और स्पेसिफाई कर दूंगा। अभी ये बड़ा ही सतरंगी सा है, हमारा रेनबो कलर है। हमें क्या चाहिए, हमें एक नॉर्मल कलर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सी बॉर्न होता है उसमें ऑलरेडी बनी बनाई कलर पैलेट्स होती हैं। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली देखेंगे। और हमने क्या कर दिया, जो भी हमारी 0 इंडेक्स पर है उसको यूज़ करना है एज अ बेस कलर। हमने क्या किया, इसको रन किया और उसके बाद हमने एक और हमारा जो वेरिएबल था वो डिफाइन कर दिया हमारे काउंट प्लॉट के अंदर कि भैया कलर को बेस कलर के जैसा रखना है। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखोगे कि ये सब चीज़ें एक कलर में आ गई, ब्लू कलर में। तो हमारा जो पहला डेटा था वही है, बट अब ये किसी ना किसी तरीके से जब आप देखोगे इसको, तो अगर आपका फेवरेट कलर है रेड या ग्रीन तो आपका ग्रीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाएगा। मेरा तो जा रहा है ग्रीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान, आपका हो सकता है किसी और कलर पे जा रहा हो। बट अब यहाँ पे देखिए, अब आपका ध्यान किसी भी कलर पे नहीं जा रहा है, आप डेटा को देख पा रहे हैं, आप डेटा को समझ पा रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है बेस कलर यूज़ करने का। जब आप फाइनल रिप्रेजेंटेशन या आप किसी को फाइल दिखाओगे या प्रोजेक्ट करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे, तब आप डेफिनेटली कलर्स का यूज़ कर सकते हो। बट अभी के लिए हम इसको मिनिमलिस्टिक रखेंगे।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विजुअलाइजेशन को और देखेंगे। अभी हमने जो डेटा देखा उसको यूनिवेरिएंट डेटा देख रहे हैं, है ना, कि हमने सिर्फ और सिर्फ जनरेशन आईडी के ही ऊपर काम करा, या हमने केवल और केवल अपने टाइप 1 के ऊपर काम किया। हमने किसी दो चीज़ों के साथ में काम नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को एट अ टाइम लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में दो से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, बाई वेरिएंट, मल्टी वेरिएंट डेटा देखेंगे। और अगर आपको वर्ड का ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये चाहिए तो मेरे अगर 50 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं साथ में गिटहब पे अपलोड करूँगा आफ्टर 50 सब्सक्राइबर्स। अभी 20 हैं। और अगर आप को ये चीज़ चाहिए तो आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हैं। मेरा कम्युनिकेशन के लिए भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट फ्लास्क वीडियो पे जो मंडे को आएगा, और मशीन लर्निंग का वीडियो आएगा अगले संडे। So stay tuned. Thank you so much. Stay safe. Keep coding.